स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करें। दोनों हाथ जोड़ें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज हमारे बीच डॉक्टर अरुण पटेल जी उपस्थित हो चुकी हैं और मैं अब हमारे अध्यक्ष डॉक्टर देवनाथ शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 13 अप्रैल 2022 लगातार राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज 159वां महासत्र और लगातार एनाटॉमी विषय पर महासत्र में उपस्थित होने वाली मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण पटेल जी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज महासत्र एनाटॉमी पर जरूर है, मगर उसका भी एक जो सब टॉपिक है वह अंतःस्रावी तंत्र, जिस पर आज परिचर्चा होने वाली है और बहुत सारे ऐसी विशिष्ट जानकारी इस टॉपिक के अंतर्गत मिलेंगी जो लाभकारी होंगी उन योग साधकों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और आम जनमानस के लिए। जो भी इसकी जानकारी हासिल करेगा वही अपने शारीरिक रूप से लाभ पाएगा। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर अरुण पटेल जी के पास और उनके मुख से आज सुनते हैं इस टॉपिक का व्याख्यान। हरिओम सभी को। ऋषिकुल योग पीठ का मैं धन्यवाद करती हूँ। भगवान दास जी, देवनाथ जी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं आज हमारा जो एनाटॉमी का 9th सेशन है वेबिनार का, वो मैं ले रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने BA-MS किया है विद गोल्ड मेडल फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ फ्रॉम IYA विद 88% ऑफ मार्क्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? अब हम योग से रिलेटेड हैं तो हमारी जितनी एनाटॉमिकल सिस्टम है उसमें से सबसे महत्व जो रखती है हमारे लिए वो एंडोक्राइन सिस्टम है। क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है उसके रिलेटेड जो डिजीजेस होती है वो उसका क्योर नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल होती है और वो जितनी डिजीजेस होती है उसके रिलेटेड आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होती है। तो हम अगर एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं कि डिजीज कैसे होती है और तो हम उसका निवारण कर सकते हैं हम योग के साथ जुड़ के, और उसको हम कैसे हमारे शरीर में प्रवेश ना होने दें और हम किस तरह से क्या खाए पिए और हम कैसे उसको इरेडिकेट कर सके हमारे लाइफ से, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता है। मैं आपको जैसे आगे समझाऊंगी कि कैसे डिजीजेज होती है और वो कैसे हम उसको लाइफ टाइम तक झेलते रहते हैं। और एक डिजीज जब हम कोई एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो वो किस तरह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स उत्पन्न करती है और वो धीरे धीरे वो डिजीज को तो खत्म नहीं करती लेकिन साथ में सेकेंडरी डिजीज पैदा हो जाती है।
तो ये हम योग के साथ हम रिलेटेड हैं, तो हमें ये पूरा सिस्टम हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें हमको काफी फायदा मिलता है और ये बहुत अच्छे एक्सिस पे काम करती है। एंडोक्राइन जो हमारा एक्सिस है वो बहुत अच्छे से हम योग के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी, जिसका स्राव अंदर होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर टोटल 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होती है एक्सोक्राइन, यानी कि उसका स्राव बाहर होता है। बाहर यानी कि शरीर के भीतर ही होता है, लेकिन ब्लड के अंदर नहीं होता। यहाँ बाहर का मतलब है कि ब्लड के बाहर। तो जिसका स्राव ब्लड के बाहर होता है, यानी कि उसकी स्पेसिफिक डक्ट्स होती है, वो डक्ट्स के थ्रू हो जाता है उसका स्राव। और दूसरी वाली है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि उसका स्राव जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में घुल मिल जाता है, और वो ब्लड के थ्रू, उसका कोई डक्ट नहीं होता, वो ब्लड के थ्रू जो भी टारगेट ऑर्गन होता है वहां पर वो जाता है। और थर्ड वाली जो है हमारी मिक्स यानी कि दोनों अंदर पाई जाती है। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एंडोक्राइन जो है उसके रिलेटेड अगर हम एक समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके अंदर से जो उसका जो स्राव होता है उसको हम हार्मोन बोलते हैं। यानी वो वहां पर उसका जो स्राव होता है वो भी डिफर करता है। तो एंडोक्राइन के अंदर जो होता है उसके स्राव को हम हार्मोन बोलते हैं, और जो एक्सोक्राइन होता है उसके स्राव को हम एंजाइम बोलते हैं। यानी ये यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया, मेजर डिफरेंस हो गया कि जो एंडोक्राइन होता है उसके स्राव को हम हार्मोन बोलते हैं, और जो एक्सोक्राइन होता है उसके स्राव को हम एंजाइम बोलते हैं। एंडोक्राइन जो होता है उसके अंदर डक्ट्स नहीं होती, और एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट्स होती है। एंडोक्राइन जो होता है वो ब्लड के अंदर उसका स्राव छोड़ देता है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर उसको छोड़ देता है। और जो एक्सोक्राइन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, तो वो अपना स्राव एक स्पेसिफिक डक्ट होती है, वो डक्ट के थ्रू जाता है वो, यानी हम उसको देख सकते हैं। और ये जो होता है वो अपना स्राव ब्लड के अंदर मिला देता है। इन शॉर्ट इतना हम समझते हैं। फिर जो आता है मिक्स में क्या होता है कि वो दोनों तरीके से काम करता है, यानी एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि एक्सोक्राइन जो है वो लिवर आता है उसके अंदर। यानी कि लिवर में क्या होता है कि लिवर की डक्ट होती है, बाइल डक्ट बोलते हैं हम उसको। तो लिवर हमारा क्या काम करता है, वो बाइल जो है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है। तो और उसके पास एक छोटी थैली जैसी होती है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं उसको। तो वो पूरा का पूरा जो पित्त बनता है यानी बाइल जो बनता है उसको स्टोर करता है वहां पर। उसकी एक डक्ट होती है, वो डक्ट फिर हमारे जो पाचन तंत्र के अंदर खुलती है, जैसे हमने पढ़ा था। तो वो डक्ट होती है वहां पर, यानी कि वो ब्लड उसको उसका स्राव जो बाइल होता है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं इन्फ्यूज करता, वो एक डक्ट के थ्रू जहां जाना होता है वहां जाता है। दूसरे पर आते हैं हम हमारा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है कि जो हार्मोन होते हैं वो टारगेटेड ऑर्गन्स पे जाता है, यानी कि वो पहले ब्लड के अंदर मिल जाता है, फिर ब्लड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ मिलकर वो ब्लड फ्लो के थ्रू वो पूरे बॉडी के अंदर जहाँ पे जाना होता है वहां पे पहुंचता है। उसके अंदर मेजर आता है थायराइड, यानी कि थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके स्राव से जो डिजीज होती है तो वो रिलेटेड एंडोक्राइन के अंदर आता है। और मिक्स जो होता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पैनक्रियाज है, अग्नाशय। तो अग्नाशय दोनों को काम करता है, यानी कि उसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस भी आता है और उसके अंदर हार्मोन्स भी आता है। वो दोनों तरीके से काम करता है, वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। वो उसका स्राव एक नलिका से भी डालता है और उसका स्राव वो ब्लड में भी डालता है, दोनों तरीके से वो काम करता है। अभी हम बात करेंगे कि टोटल हमारा जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है वो टोटल 7 है। उसके अंदर एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड होती है वो टोटल 7 होती है, और उसके जो सेल होते हैं उसको हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे भाव के साथ होते हैं। यानी कि हम, भाव का मतलब होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, तो उसके स्राव जो है वो उस तरह से रिलीज होते हैं। यानी कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो वो सारे जो स्राव है वो हमारे अच्छे से सिक्रीट होंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो जो स्राव है वो उस तरह से सिक्रीट होते हैं, यानी कि वो डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम 15 जन हैं। 15 जन हैं तो घर में एक ही ऑयल आता है, एक ही ब्रांड का ऑयल आता है। समझ लेते हैं सनफ्लावर ऑयल आता है, एक ही ब्रांड के चावल आते हैं, एक ही ब्रांड का गेहूं आता है। मतलब खाना सबका एक ही बनता है, सब्जी भी सबकी एक ही बनती है, लेकिन डिजीज सबके अलग होते हैं, है ना।
तो सारे के सारे जितने घर में 15 जन है, 15 को अलग अलग डिजीज होगी। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारी सोच। हम जैसा सोचते हैं वैसे हम होते हैं, और हम जैसा सोचेंगे वैसे हमारे एंडोक्राइन के जो ग्लैंड्स सिक्रीट करेंगे, यानी पॉजिटिव सिक्रीट करेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव सिक्रीट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव सिक्रीट करेंगे, यानी हमारे बॉडी के अंदर वो इम्बैलेंस करेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं वो कैसे इम्बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, उसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। फर्स्ट वाला हाइपोथैलेमस जो होता है वो RH सिक्रीट करता है। RH यानी कि उसका नाम ही है RH, यानी रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये एक चीफ ग्लैंड है, चीफ यानी कि मेजर ग्लैंड है वो। तो वो हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी बोलते हैं उसको, उसको सिक्रीट करता है, यानी कि वो हमारे मॉनिटर का भी बाप है वो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सा आता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, यानी कि हम योग के साथ अगर हम उसको रिलेट करते हैं तो हमारा बिंदु चक्र आता है वहां पर। जब हम सहस्त्रार की बात करते हैं यहाँ पर, तो पीछे एक बिंदु चक्र आता है, तो हम इसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम ध्यान, धारणा ध्यान हम करते हैं, हम जब मौन करते हैं, हम अंतर मौन, और हम जब प्रत्याहार करते हैं, तो ये उस पर स्टिमुलेशन होता है, हाइपोथैलेमस पे स्टिमुलेशन होता है। और हम जब कुंभक लगाते हैं, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो ये सारी चीजें उस पर स्टिमुलेशन होता है और वो अपने स्राव छोड़ते हैं। इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारा चीफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, यानी कि वो सबसे बड़ा जो हमारा जितनी भी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके जो स्राव आते हैं वो सारे के सारे स्राव हमारे पिट्यूटरी से आते हैं, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और उसको वो एक हम जैसे मटर का दाना होता है ना, उतनी साइज का होता है, वो इतना स्मॉल होता है मटर के दाने, उसको पी शेप बोलते हैं। पी यानी कि मटर, मटर के शेप का होता है। और वो हमारा जो बॉटम होता है ना, बॉटम के पास होता है वो, जो ब्रेन का जो बॉटम होता है उसके पास एक छोटा सा पार्ट जैसा होता है वो। और उसमें मेजर 2 सिक्रीशंस होते हैं, एंटीरियर सिक्रीशन और पोस्टीरियर सिक्रीशन। एंटीरियर सिक्रीशन यानी आगे के स्राव, और पोस्टीरियर सिक्रीशन यानी कि पीछे के स्राव। आगे के जो स्राव है वो टोटल 5 होते हैं, और पीछे के होते हैं वो 2 होते हैं। बस हमें इतना याद रखना है, आगे के 5 होते हैं, पीछे के 2 होते हैं। एंटीरियर जो सिक्रीशन होते हैं 5 होते हैं, पोस्टीरियर सिक्रीशन 2 होते हैं। एंटीरियर सिक्रीशन जो होते हैं उसमें सबसे पहले आता है GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ यानी कि वो हमारा डेवलपमेंट करता है। तो पूरे जैसे कि कुछ हमको डेवलप करना है, तो उसके जो स्राव उत्पन्न होते हैं वो हमारा GH करता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर GH हमारे बॉडी के अंदर अगर कम सिक्रीशन होता है या ज्यादा सिक्रीशन होता है, तो अगर कम सिक्रीशन होगा तो वो बच्चा मतलब वो डुऑफ रह जाएगा, यानी कि एकदम टिंगना सा रह जाएगा, उसके हम अप्पू बोलते हैं, छोटा सा, उसकी हाइट नहीं बढ़ती। और अगर वो स्राव ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है कि वो खली बन जाता है, यानी कि एकदम ह्यूज जाइगेंटिक बन जाता है वो। तो वो दोनों डिफॉर्मेटिव होती है। अगर सम रहेगा तो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसे बनेगा वो। दूसरा आता है हमारा TSH। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? थायराइड के स्राव को नियंत्रित करता है, वो कंट्रोल करता है। अभी हम शॉर्ट में ही समझेंगे, क्योंकि अगर इतना डिटेल में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। तो हम मेजर पॉइंट्स कवर कर लेंगे उसमें। तो वो मेजर हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके स्राव को वो कंट्रोल करता है। अभी जब हम थायराइड के उस पे आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड क्या काम करता है। तीसरा आता है ACTH यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है? जैसे नाम है एड्रीनोकोर्टिको, एड्रीनो जैसे मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी को रीनल बोलते हैं, और रीनल के ऊपर एक ट्रायंगुलर समोसे की तरह एक छोटी सी ग्लैंड होती है, वहां पर हमने पढ़ी थी, उसको एड्रीनल बोलते हैं। याद रखने में एकदम सिंपल है, वो रीनल हुआ, उसके ऊपर है तो वो एड्रीनल हो गया, बस इतना ही वर्ड है। और उसे हिंदी में भी इसी तरह से बोला जाता है कि वृक्क बोलते हैं और उसको अधिवृक्क बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी, हम एक चीज समझते हैं तो हमको तुरंत दूसरी याद आ जाती है। तो अभी यहाँ पर स्राव भी इसी तरह से है, उसका नाम है ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो यानी कि वो एड्रीनल ग्लैंड का जो ट्रोफिक पार्ट होता है उसको वो कंट्रोल करता है।
वहां पर 2 पार्ट आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना समझेंगे कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक यानी कि वो एड्रीनल रीनल के ऊपर जो छोटा सा होता है स्त्राव, उसके अंदर वो उसको कंट्रोल करता है। और ये एड्रीनोकोर्टिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मेजर इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, एड्रीनल का जो एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है ये। फिर आते हैं हम दूसरे हार्मोन पे, जीएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा था, तब हमने वहां पर इसके बारे में चर्चा की थी कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में समझेंगे कि वो जो स्पर्म बनते हैं और जो अंडा बनता है, तो वो बनता कैसे है, वो कहाँ से आता है वो चीज, तो वो यहाँ से आता है। यही जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, वो उसको स्टिमुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है वो। तो उसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेड्स बोलते हैं उसको, शॉर्ट में गोनेड्स भी बोलते हैं उसको। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेट है और इसके अंदर 3 स्त्राव होते हैं। सबसे पहला है एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल यानी कि उसका जो स्पर्म या अंडा, जो फॉलिकल्स बनते हैं, सबसे पहला बीज बोलते हैं उसको, बीज या मेल बीज है या फीमेल बीज है, तो दोनों में से जो भी बीज है, बीज का निर्माण करता है वो। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स बनाता है, बीज का निर्माण करता है। दूसरा आता है हमारा एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो भी मेल में और फीमेल में। मेल में जो होगा उसको हम टेस्टिस में बनता है, उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं जो हार्मोन होता है, और फीमेल में होता है, ओवरी में होता है, उसको हम, उसमें 2 होते हैं जैसे हमने पढ़ा था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हम आगे पढ़ेंगे वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है। और तीसरा वाला आता है वो प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, उसमें लैक्टेशन यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो दूध का स्राव होता है उसको नियंत्रण करता है। वो कितनी ऑटोमेटिक सिस्टम ऊपर वाले ने बनाई है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए पूर्णता जितना उसको खुराक चाहिए वो अपने आप शुरू हो जाता है ना, जैसे कि वहां पे बटन लगे हो और वो स्विच ऑन और ऑफ हो जाता है। कितनी अद्भुत रचना है, हम कैसे सोच भी नहीं सकते कि भगवान ने इन चीजों को कैसे निर्माण किया होगा, ये स्त्राव कैसे चलते होंगे। और ये पूरे का पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी औरतों को दूध नहीं होता है या कम होता है या किसी को ज्यादा होता है, तो ये सब हमारी भावना से जुड़ा होता है, हमारे टेंशन से जुड़ा होता है, हमारे स्ट्रेस से जुड़ा होता है, हमारी मनोभावना से जुड़ा होता है, हमारी भावना से जुड़ा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है हमें। तो ये सारी हमारे जितने भी हार्मोनल डिजीजेस होते हैं ना, ये हमारे शरीर में नहीं आते, और अगर एक बार आते हैं ना तो ये इसकी जो मेडिसिन लेने से इतनी सारी साइड इफेक्ट्स होती है। मोटापा सबसे बड़ा डिफेक्ट है इसका, तो भगवान हमको इस सब चीजों से दूर रखे। उसके बाद हम आते हैं पोस्टीरियर पार्ट में। एंटीरियर पार्ट में हमने 5 देख लिए, गोनेडोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएच यानी कि गोनेड्स। तो तीसरा आ गया हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट, मेलानिन यानी कि मेलानिन एक पिगमेंट होता है। तो हमारा शरीर का जो कलर होता है, कोई काले होते हैं कोई व्हाइट होते हैं, तो वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं उसको, यानी कि वो हमारे स्किन को कलर देता है। वो देखो, ये कलर की भी जो भावना है वो भी हमारे भाव से जुड़ी हुई है। हम जैसा सोचेंगे उस तरह से वो भाव उत्पन्न होता है, उसको वहां पर वो करेक्ट भी करता है वो। तो ये सारी चीजें कितनी अद्भुत बनाई है कि हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। निरतिशयम, वो ईश्वर की जो रचना है वो लिमिटलेस है, यानी कि इतनी सारी है कि हमारे थिंकिंग के भी बियॉन्ड है, हम सोच नहीं सकते। उसके बाद आता है पोस्टीरियर पार्ट के अंदर 2 आती है। सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रसूति के समय यानी डिलीवरी के टाइम पे वो बच्चे को बाहर निकालती है। तब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो स्त्राव होता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के ऊपर और वो बच्चा अपने आप बाहर आता है। वो नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। वहां पर फिर भाव आ जाता है कि कभी लेडीज जो है वो मन से सोचती है कि मुझे नॉर्मल होगा ही नहीं, मुझे डॉक्टर से कई बार पूछती है वो, और जो ज्यादा एक्साइटेड होती है कि मुझे नॉर्मल होगा कि नहीं, बहुत टेंशन में रहती है, उसको ज्यादा करके सीजर होता है। और जो एकदम निश्चित होती है कि नहीं, मैं अपना सब काम करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो 9 मंथ एकदम खुश रहती है, अच्छे से वो एंजॉय करती है वो अपने जो एंटीनेटल पीरियड है उसको, तो वो आराम से नॉर्मल डिलीवरी करती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और जो ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, ज्यादा सोचती रहती है कि मुझे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो उसको 100% प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसने उसका हार्मोन का जो अंदर सिक्रीशन होता है उसको ही डिस्टर्ब कर दिया है उसने।
और वो खुद नहीं जानती कि मैं जितना ज्यादा सोचूंगी उतना ज्यादा मेरे अपने आप को ही मैं खराब कर रही हूँ। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जैसे डायूरेटिक यानी कि यूरिया यानी कि यूरिन, वो नाम से ही बताता है एंटी डायूरेटिक, यानी कि वो हमारे मूत्र जो होता है उसके अंदर पानी का जो परसेंटेज होता है उसको कंट्रोल करता है। कभी कभी बारिश गर्मियों की सीजन में या ठंडियों की सीजन में जो मूत्र निर्माण होता है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो उसका जो प्रमाण होता है मूत्र में पानी का जो प्रमाण होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है वो। और जो दूसरा है वो सांद्रता यानी कि जो पीएच वैल्यू होती है उसको कंट्रोल करता है। उससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो हम कभी बोलते हैं जब हम पानी अच्छे से पीते हैं तो हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, हमारा जो रीनल ग्लैंड है वो डिटॉक्सिफाई होता है, हमारे पूरे सिस्टम क्लीन होता है, और फिर जैसे कि टॉक्सिन्स अगर निकल जाते हैं बॉडी से तो ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये दो हो गए हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अभी आएगा थर्ड वाला जो है वो थायराइड। तो थायराइड जो है वो यहाँ पर होता है, ये जो नेक पोर्शन होता है ना हमारा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र पर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसमें हम कई बार मार खा जाते हैं कि हम लिवर लिख के आ जाते हैं। लिवर जो है वो एक्सोक्राइन का सबसे बड़ा है और एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी में सबसे बड़ा जो है वो थायराइड है। थायराइड यहाँ पर आता है, एक बटरफ्लाई शेप का होता है और वो इधर और इधर ऐसे दो लोब्स होते हैं उसके, और उसके ऊपर पैराथायराइड होता है, वो डॉट्स के समान होता है, राइट में दो होते हैं लेफ्ट में दो होते हैं, वो पैराथायराइड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं थायराइड। थायराइड के दो सीक्रेशंस होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला है उसमें थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। सबसे पहला है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको आगे बताया जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि वो चयापचय में मदद करता है, यानी कि खाना हजम करने में मदद करता है। ग्लूकोज को जो मेटाबॉलिज्म करता है उसमें मदद करता है, यानी कि शर्करा का पाचन करता है इन शॉर्ट। तो थायरॉक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और उसमें जब डिफॉर्मेटिव आती है तो उसमें या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो हाइपो यानी कम हो जाता है और हाइपर यानी बढ़ जाता है। तो ज्यादा करके हाइपो देखा जाता है। हाइपो में क्या होता है कि जैसे नाम है हाइपो यानी कि कम होना, तो स्त्राव कम हो जाएगा। तो T3 और T4 लेवल जो डॉक्टर आपसे रिपोर्ट्स करवाते हैं, T3 और T4 लेवल वहां पे जानते हैं कि T3 T4 लेवल क्या है। तो अगर हम अपने से भी अगर हमें जानना है कि हमें डायबिटीज है, थायराइड है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, T3 T4 लेवल चेक करवाएंगे। 250 रुपीज का रिपोर्ट होता है। अगर आप अपने से अपना बॉडी फिट रखते हैं और किसी को आपको कंसल्ट नहीं करना है तो आप खुद भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो T3 T4 लेवल हमें देखना होता है। तो T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन और T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। जैसे नाम है T3 और T4, सिंपल है, उसमें कोई हम अगर 10-12 पढ़े हैं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये दो लेवल्स रिपोर्ट करवाने होते हैं। तो ये दो रिपोर्ट्स लेवल्स आपके कम आएंगे, यानी कि आप हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया है, आपको थायराइड का लेवल आपके अंदर कम हो गया है। कम हो जाता है तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो खाना अच्छे से पचेगा नहीं, अच्छे से पचेगा नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। तो आपको वहां पर थायराइड का लेवल आपको नॉर्मल लाने के लिए कम है, तो वहां पे आपको थायरॉक्सिन लेना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, अल्ट्रोक्सिन या पॉइंट उसका जो एमजी होता है उसके हिसाब से वो आपको देते हैं। कम होता है तो कम देते हैं, ज्यादा होता है तो थायरॉक्सिन आपको अल्ट्रोक्सिन आपको ज्यादा देते हैं। तो वो आपको सुबह में एक मेडिसिन लेनी होती है, तो वो एक कंट्रोल रहता है, लेकिन लाइफ टाइम लेनी पड़ती है मेडिसिन। और वो कहीं ना कहीं पे टॉक्सिसिटी करेगा, लिवर में टॉक्सिसिटी करेगा, हमारी किडनीज में लिवर टॉक्सिसिटी करेगा, और लॉन्ग टाइम के बाद फिर उसमें भी डिफॉर्मेटिव्स आती है। इसीलिए ये लेवल को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय योग। योग इज द ओनली मेडिसिन, ओनली रेमेडी फॉर इट। आगे बात करेंगे हम हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म कम पाया जाता है, ये ज्यादा करके लोगों में नहीं होता, उसकी मात्रा बढ़ती नहीं है, वो ज्यादा करके कम हो जाती है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे नाम है हाइपर, हाइपर यानी स्त्राव का बढ़ जाना, यानी T3 T4 लेवल बढ़ जाता है। T3 T4 लेवल बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो आपका वजन कम होने लगेगा। तो अगर किसी का आप वजन देखते हो ड्रास्टिक वजन कम हो रहा है
तो आपको समझना है कि हम उसका T3 T4 लेवल कराएं, उसका T3 T4 लेवल हमेशा ज्यादा होगा तो फिर वहां पर मेडिसिन देते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और जो थायराइड का फर्स्ट वाला जो स्राव है वो थायरोक्सिन हो गया, दूसरा वाला है वो कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन यानी D3, विटामिन D3 को हम कैल्सिटोनिन बोलते हैं। कैल्सिटोनिन है वो क्या काम करता है, वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने की दो जगह होती है, एक बोन में और एक ब्लड में। जो कैल्सिटोनिन है वो हमारे बोन के कैल्शियम को कंट्रोल करता है। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये फंडा हमें बहुत क्लियर रखना है। कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम के लेवल को बोन में कंट्रोल करता है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर इसके रिलेटेड हम 2 डिजीज भी देख लेते हैं कि गॉइटर हो जाता है, वो गले में गंठमालाएं हो जाती है, वो गॉइटर बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि थायराइड का लेवल कम हो जाता है। फिर एक और डिजीज आता है, क्रिएटिनिन बोलते हैं हम उसको, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में भी इसी तरह से होता है कि थायराइड का लेवल उसमें कम हो जाता है और थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो वो डिजीज को हम मिक्सीडेमा बोलते हैं। मिक्सीडेमा में क्या होता है, शरीर फूल जाता है, पानी का भराव हो जाता है उसके अंदर, हमें मिक्सीडीमा बोलते हैं। वो ये 3 डिजीजेस होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वापस मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। सबसे पहले मिक्सीडीमा की बात करेंगे तो मिक्सीडीमा में हाइपर ज्यादा हो जाता है, बॉडी के अंदर बढ़ जाता है वो। और दूसरा है गॉइटर, यानी कि उसमें लेवल कम हो जाता है। और क्रिटिनिज्म, उसके अंदर भी आपका लेवल कम हो जाता है, थायराइड का लेवल कम हो जाता है। अभी हम बात करेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड जैसे मैंने आपको बताया कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर 4 होती है, यहाँ राइट साइड पे 2 और लेफ्ट साइड पे ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे उसकी साथ में ही होती है रिलेटेड, इसलिए हम उसे पैराथायराइड बोलते हैं। पैराथायराइड क्या करता है, यहाँ पर फिर वो बात आ गई जैसे मैंने आपको आगे बताया था, जो थायराइड का जो था कैल्सिटोनिन वो क्या करता था, बोन कैल्शियम को कंट्रोल करता था। और जो पैराथायराइड है वो क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम को कंट्रोल करता है। पैराथायराइड ब्लड के कैल्शियम को कंट्रोल करता है। अभी आते हैं हमारे 4th वाले पे। 4th वाला जो है वो थाइमस। थाइमस यानी कि वो हार्ट के पास यहाँ पर आता है। जो हार्ट है हमारा और हमारा ये थायराइड जो विशुद्धि चक्र है और अनाहत चक्र के बिल्कुल पास में यहाँ पर आता है, यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो बच्चे हम होते हैं, हम जब हमारा बचपना होता है उस टाइम पर वो एक्टिव होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम छोटे थे तो हमें कुछ नहीं होता था, हम बार बार बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन अभी हम बड़े हो गए तो बड़े होते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये भी भगवान की एक कुदरत से हमको एक बख्शिश ही समझे कि हम बड़े होते हैं तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, तो फिर वो इम्यून जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारा इनएक्टिव हो जाता है। थाइमस ग्लैंड क्या काम करता है, वो जो टी सेल्स होते हैं उसको वो प्रोड्यूस करता है। टी सेल्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि हम जो बार बार बीमार हो जाते हैं, हम जो वातावरण के साथ हमने लड़ने की जो शक्ति मिलती है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से आती है, तो वो हमें कुदरत में ऑलरेडी दी हुई होती है, क्योंकि हम बच्चे होते हैं उस टाइम पर, तो हम उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसीलिए उस एज में देखो योग भी करने का मना बोला है कि वहां पे आपको 8 साल के बच्चे होते हैं उनको योग भी नहीं करवाना होता है, क्योंकि वहां पर कुछ डिफॉर्मिटीज आ सकती है। तो ये कुदरती हमको दिया हुआ है, जब वो ग्लैंड इनएक्टिव हो जाता है तो हमें फिर योग करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं पर फिर हैम्पर होने लगता है। तो ये आ गया हमारा पूरा सिस्टम थाइमस को, वो हम इसी तरह से टी सेल्स को रेगुलेट करता है वो, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आते हैं एड्रिनल पे। एड्रिनल जो है उसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया, एक कॉर्टेक्स पार्ट में से निकलता है और एक मेड्यूला पार्ट में से निकलता है। कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहर का लेयर होता है वहां से, और मेड्यूला यानी कि बीच के सेंटर से पार्ट से निकलता है। तो जो बाहर का होता है कॉर्टेक्स पार्ट, उसके अंदर भी 3 हार्मोन निकलते हैं। एक एल्डोस्टेरोन निकलता है, वो बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा है कॉर्टिजोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रेस लेवल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये कॉर्टिजोल करता है। और तीसरा वाला है वो एंड्रोजन है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं हम बीच वाले पे, यानी कि जो हमारा मेड्यूला पार्ट होता है, मेड्यूला पार्ट के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एड्रिनलिन और दूसरा होता है नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का जो ये काम होता है वो नॉन एड्रिनलिन उसको कॉम्पेंसेट करता है, यानी जब वो बढ़ जाता है तो ये उसको कंट्रोल कर लेता है। एड्रिनलिन है
वो हमारे हार्ट बीट्स जो है हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है एड्रेनालिन, और उसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। यानी हम कभी अचानक से हमारे पे कोई वार कर देता है तो हम उसको कैसे उसमें से हम बाहर निकलते हैं, तो एड्रेनालिन हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट हो जाता है। और दूसरा आता है कि नॉन एड्रेनालिन है वो एड्रेनल ग्लैंड को बैलेंस करता है। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एड्रेनालिन क्या होता है। एड्रेनालिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर। और जब हम जैसे कि जो हमारे बॉडी के अंदर अगर जब इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में आपको अगर मरने वाला इंसान को एक लास्ट जो होप होता है कि उसको इंजेक्शन एड्रेनालिन दिया जाता है। यानी कि अगर वो जी गया तो जी गया, अगर मर गया तो मर गया, मतलब ये लास्ट होप होता है कि अगर हम उसको ये इंजेक्शन देते हैं तो जी जाएगा तो जी जाएगा, अदरवाइज हो गया काम से। तो एड्रेनालिन जो हमारा लास्ट, जैसे कि रिजर्व में गाड़ी है और हमने उसको पेट्रोल दिया तो चल गई, तो एड्रेनालिन इसी तरह से उसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोला जाता है। और जब हम बहुत स्ट्रेस में आते हैं तो ये लेवल काफी सीक्रेट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तुरंत एक शॉट दे देता है, पूरा जो किडनी होता है वो हमारे पूरे जो हमारा ब्लड सिस्टम होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको तुरंत फेंकता है वो, और पूरे बॉडी के अंदर आप जैसे वो कंपन हो जाती है, कई बार हम गला सूखने लगता है, और ये सारे आपको तुरंत उसके रिएक्शन दिखेंगे कि बॉडी के अंदर हमारी बुद्धि बहर मार जाती है, हम कुछ सोच नहीं सकते। जो भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो विषाद उत्पन्न होता है, तो 8 लक्षण बताए हैं वहां पर, तो वो सारे इसके साथ रिलेटेड है कि जब हम एड्रेनालिन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो पूरा स्ट्रेस लेवल हमारा ऊपर आ जाता है और बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं हम। और जब ये नॉनवेज फूड की हम बात करते हैं तो नॉनवेज फूड के अंदर क्या होता है, जो जब किसी पशु को जब मारते हैं या काटते हैं तो उस टाइम पर उसके बॉडी के अंदर भी वो एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट हो जाता है, वो डर जाता है, वो तो सीक्रेट हो जाता है, उसके ब्लड के अंदर वो आ जाता है और उसके मांस के अंदर भी वो आ जाता है। तो वो अगर मांस हम खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसीलिए नॉनवेज को हम बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत साइंटिफिक रीजन है कि उसके बॉडी के अंदर वो एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो उसके मांस के अंदर भी आ जाता है वो, और वो खाने से हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, और इसीलिए हम वो उसको मना किया है कि वो नहीं खाना चाहिए। दूसरा बात आती है पैनक्रियास की। 6th वाला जो हमारा हार्मोन है वो पैनक्रियास है। पैनक्रियास जो मैंने आपको आगे बताया, जैसे कि वो मिक्स ग्लैंड है तो उसके अंदर दोनों स्राव निकलते हैं। तो जो एक्सोक्राइन जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस होता है, वो डायरेक्ट एक नलिका के थ्रू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में उसका स्राव आता है और वहां पर वो पाचन क्रिया उसकी होती है, प्रोटीन का पाचन होता है उससे। और जो ब्लड के अंदर जो छोड़ता है वो 2 हार्मोन आते हैं, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है। तो इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेटाबोलाइज करता है, यानी कि उसका पाचन करता है, शर्करा का पाचन करता है। और जो लिवर हमारा पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास के अंदर 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। जब हम उसको कट सेक्शन करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं। तो अल्फा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, और जो बीटा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इंसुलिन कौन से सेल से बनता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के कौन से सेल से बनता है, तो वहां पर बीटा सेल्स आएगा और ग्लूकागॉन है वो अल्फा से आएगा। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका स्टोरेज होता है, जो मसल्स में स्टोरेज होता है वो उसको कन्वर्जन में होता है, वो डायरेक्ट शर्करा को स्टोर नहीं करता, उसका पहले कन्वर्जन कर होता है, तो ग्लूकागॉन से होता है। यानी कि इंसुलिन पाचन करता है और ग्लूकागॉन उसको कन्वर्ट करके फिर स्टोर करता है। यानी कि हम देखें कि हमारे पास अगर जैसे कि हम एक बात करते हैं सिंपल, कि अगर हमारे पास बहुत सारे छूटे पैसे हैं तो हम वो इतने सारे पैसे को हम कैसे रखेंगे, तो वो रखना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि छोटे में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2-2 हजार के नोट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो कन्वर्जन बोलते हैं हम उसको। तो इसी तरह से बॉडी भी कर देता है, तो ग्लूकागॉन जो है वो शर्करा को कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका स्टोरेज होता है, और फिर जब जरूरत होती है तो फिर वो उसको मेटाबॉलिज्म करके फिर वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर उसका कार्य शुरू होता है।
तो ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। और जो 7th वाला हार्मोन है, लास्ट वाला जो हम है, उसको गोनेड्स बोलते हैं। गोनेड्स यानी कि वो एक स्टीरॉइड से बना होता है। ये एक ही हार्मोन है जो स्टीरॉइड से बना होता है। और जब हम स्टीरॉइड से काम करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि स्टीरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और उसका सबसे पहला साइड इफेक्ट है मोटापा। आप कुछ नहीं खाओगे फिर भी आप मोटे होते जाओगे अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो कहीं ना कहीं पे। स्टीरॉइड बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, आपको तुरंत फास्ट रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। किडनी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, या बॉडी के अंदर कुछ कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है, हम स्टीरॉइड देते हैं तो स्किन डिजीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तुरंत मैजिकल रिजल्ट देते हैं उसके। लेकिन उसकी साइड इफेक्ट होती है, हमें पता नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं पे को जन्म देता है और आप वो मोटापा जड़ कर जाता है कि आप मेडिसिन लेते हो लेकिन वो मोटापा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो स्टीरॉइड किया होता है तो इस तरह के आते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम योग से जुड़े रहे, और अगर हम अच्छे योग करते हैं, जो प्रतिदिन हम योग करते हैं, तो ये सारे डिजीज से हम दूर रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे गोनेड, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीरॉइड बने होते हैं, तो वो मेल में भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। मेल में होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो सेकंड मेल में जो होते हैं वो सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो डिपिक्ट करते हैं। यानी कि मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, जो एडम्स एप्पल है उसका डेवलपमेंट करते हैं। और जो फीमेल में है वो पेयर ऑफ ओवरीज जो होती है उसके अंदर वो अंडा बनाने का काम करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और उसके अंदर 2 हार्मोन्स आते हैं, सबसे पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। मेल में होता है वो टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में होता है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हमें याद रखना होता है क्योंकि ये बहुत बार हमें यूजफुल रहता है। और ईस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे वो बच्चे को बाहर निकालता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके अंदर। और कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि कोई फीमेल्स होती है ना, वो एथलेटिक्स होती है तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या करती है, वो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लेती है। स्टीरॉइड्स में वो बेसिकली वो टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन लेती है, इसीलिए उसके अंदर डिफॉर्मेटिव आती है। वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो लेडी है ना पुरुष की जैसी दिखने लगती है। उसके जो फीमेल जो उसकी नाजुकता होती है फीमेल की वो नष्ट हो जाती है और वो एकदम एथलेटिक की टाइप, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है। कभी कभी उसके मूंछ के बाल भी उगने लग जाते हैं, तो वो ये स्टीरॉइड्स लेने की वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन लेने की वजह से। उस टाइम पे उसको स्टेमिना ज्यादा आ जाएगा, वो सबसे फर्स्ट आ जाएगी, क्योंकि वो मेल हार्मोन की जो टेंडेंसी होती है ना, जो एक्स्ट्रा मोर एक्टिव वाली जो होती है वो उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं पे उसके खुद के कैरेक्टर्स को वो डिपिक्ट नहीं कर पाती, वो वहां उसको हैम्पर करते हैं वो चीज। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मेल में भी जो ईस्ट्रोजन लेवल है ना वो कभी बढ़ जाता है। वो तो नेचुरली होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, और वो कभी कभी हेरेडिटरी भी होता है किसी को, तो उसके अंदर मेल मेल ही रहता है, वो कन्वर्ट नहीं हो जाता जैसे हमने आगे क्यूअर में देखा था। लेकिन वो मेल मेल ही रहता है, लेकिन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो डिपिक्ट नहीं होते। तो उसमें क्या होता है कि कभी वो उसकी चाल लेडीज की जैसी हो जाती है, और वो उसके जो छाती का भाग है वो भी उसके अंदर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो ग्लैंड से सिक्रीशन से वो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो होता है। और वो भी ट्रीटमेंट अभी तो हो गई है वो काफी सारी चीजें, लेकिन वहां पर भी वो मेल कभी कभी बहुत लघुता ग्रंथि से पीड़ाता है कि वो अपने आप को बहुत कसूरवार समझता है, लेकिन ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो आराम से आप एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको ट्रीट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। तो ये सारी चीजें हमारे जो भाव और हमारी जो हमारी थिंकिंग है, हमारी फीलिंग्स और हमारे स्ट्रेस लेवल, उसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। और अब हम बात करेंगे कि इसको हम रेगुलेट कैसे करें। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम बोल देते हैं ऐसे ही कि आप मेडिटेशन करो तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए ना कि वो कैसे होता है, पता तो चले कि वो कैसे होता है, ऐसे बोल देने से थोड़ी ना हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बॉडी कूल होता है, फिर हमारा जो लंग्स है वो अपनी जो सांस की प्रक्रिया है उसको नॉर्मल होता है, और कुंभक की प्रक्रिया है, दीर्घ श्वास होता है, सूक्ष्म श्वास होता है,
जैसे पातंजलि योग सूत्र में बताया है कि प्राणायाम का जो दीर्घ सूक्ष्म श्वास का बताया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर विच्छेद प्राणायाम, और बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, यानी कि दीर्घ और सूक्ष्म, जब दीर्घ और सूक्ष्म हमारे श्वास हो जाएंगे ना तो हम लंबा जिएंगे, हम बहुत अच्छा, हम 100-200 ईयर्स तक जी सकते हैं, लेकिन उसको कल्टीवेट करना होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करता है कि जब आपका ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो सब ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड मिलेगा, अच्छे से ब्लड मिलने से स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, वहां पर जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसके अंदर से कोर्टिजोल निकलता है। कोर्टिजोल क्या होता है, एक डिप्रेशन क्रिएट करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर डिप्रेशन होता है उससे। तो अगर हम कोई घर में जैसे कि हम कभी भी हम दुखी होते हैं तो हम एक ही विचार हमें आता है दुख का, एकमात्र विचार, सिर्फ एकमात्र विचार कि आज हमने किसी ने हमको कुछ बोल दिया, एक ही विचार, ओनली वन थॉट, वो एक प्रोसेस जो होता है ना वो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स लेके आती है, हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आज उसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हमारे मन में थाउजेंड्स करोड़ों थॉट्स आ जाते हैं, हम पूरा दिन जो काम करते हैं ना उसमें हमारा मन नहीं लगता कि आज हमारी उसके साथ फाइट हो गई या किसी ने हमको निग्लेक्ट कर दिया, तो उसको हमें नजरअंदाज करना है और एक भी नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, हम सही है, बस हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो हम उस चीज को ज्यादा नहीं सोचे कि सामने वाले ने हमारे साथ क्यों ऐसा किया। तो एक नेगेटिव थॉट, वो एक नेगेटिव थॉट से क्या होता है कि कोर्टिसोल जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमारा हार्ट पे हैम्पर होता है, हार्ट हैम्पर होता है तो लंग्स पे आता है, लंग्स पे आता है, पूरी विशियस साइकिल होती है एक के बाद एक, लेकिन वो जुड़ी है हमारे भाव से, हमारी मन से, हमारे विचार से, एकमात्र विचार, विचार से ही हम लंबा जिएंगे। तो जो डिजीज आती है हमारी बॉडी के अंदर वो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम खाते हैं उससे आती है, लेकिन वो तो है ही, खाते हैं उससे तो आती है, लेकिन आती है वो माइंड से, वो विचार से, वो एकमात्र विचार। एक मैं आपको एग्जांपल और दूंगी कि एक गुलाब जामुन रखा है, लेकिन अगर हम उसको ऐसा समझें कि वो एक गुलाब जामुन है, ठीक है, लेकिन हमें उसको देखकर हमें कोई भाव नहीं आता है कि हम उसको खा लें, तो वो हमारा प्रत्याहार होता है, और वो भाव ऐसा ही है, वो वहां पर पड़ा है, लेकिन उससे हमारे माइंड में, हमारा माइंड स्टेबल है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। और अगर हम वो सोच लेते हैं कि नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है, बस दिमाग में एक हो जाता है। और डायबिटीज वालों को ये चीज ज्यादा होती है क्योंकि उनको मना करते हैं, और ये मना करने वाली चीज है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी को भी मना करोगे ना, वो चीज वो इंसान ज्यादा करेगा, वो पर्पस ही ज्यादा करेगा, या बच्चे हो या बड़े हो, वो टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो चीज को ज्यादा करता है, उसको मजा आता है उसमें, और वो उसको अच्छा लगता है वो चीज करने में। तो वो हम अगर अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे पास 10 थॉट्स अच्छे आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक अच्छा सोचेंगे तो हमारे पास 100 थॉट्स अच्छे आ जाएंगे। अभी मैं एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगी, जैसे भगवान दास जी है तो मैं सोचूं कि भगवान दास जी बहुत अच्छे इंसान है, देवनाथ जी बहुत अच्छे इंसान है, अनुपम जी बहुत अच्छे इंसान है, तो मेरे मन के अंदर भी वही भाव आएंगे कि मैंने एक ही बार सोचा, लेकिन मेरे पास 10 विचार और आ गए कि अनुपम जी है वो अच्छे से बोलते हैं, भगवान जी बहुत अच्छे से प्रार्थना करवाते हैं, देवनाथ जी है बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, 10 और थॉट्स आ जाएंगे मेरे पास में। तो एक ही थॉट हमें अच्छा लाना है, बस वो एकमात्र थॉट जो है ना वो सारी प्रोसेस को चेंज कर देगा, और वो एकमात्र थॉट आएगा सिर्फ हमारी योगा से, हमारे प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है जब हम एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं कि ये पूरा एक्सिस है, पूरा जो अंतःस्राव का हमारा जो सिक्रीशंस होता है वो पूरा का पूरा हमारे भाव से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। और जैसे कठोपनिषद में एक उपमा दी हुई है कि जो चैरियट है, पूरा चैरियट है, और उसके अंदर जो आदमी बैठा है वो हमारी आत्मा है, पूरा चैरियट है वो हमारा शरीर है, सारथी है जो चला रहा है वो हमारी बुद्धि है, और जो लगाम है वो हमारा मन है, और जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, और जो पथ है
वो श्रेय मार्ग, मोक्ष मार्ग और क्रिया मार्ग है। और जब हम हमारे जो लगाम है, यानी कि हमारी जो मन है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, यानी हमारे अच्छे विचार आते हैं हमें, तो हमें यही रास्ते पर चलना है। और जिंदगी भर हम अगर इसी से जुड़े रहेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का महासत्र बहुत ही सराहनीय, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम, ये अंतःस्रावी ग्रंथि कहीं न कहीं मतलब एक अंतरात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात आई है कि जैसा हम सोचते हैं, सोचने पर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि एक्टिव होती है। जैसे बताया स्टार्टिंग में ही मैम ने कि उसका एक कनेक्टिविटी ही है, और ऊपर वाले ने ऐसा कनेक्टिविटी बना रखी है, फंक्शन प्रोग्रामिंग कर रखी है कंप्यूटर कि जो अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग अपने आप से एक्टिव होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। जैसी नीड होगी, जैसी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के अनुसार ऑर्गन अपने आप वर्क करेगा। इस तरीके से मतलब एक सिस्टम बना हुआ है, उसी का एक सारांश, कंप्लीट समरी अंतःस्रावी ग्रंथि। और कहीं न कहीं आत्मा और परमात्मा का जो ये योग नाम लिया जाता है, योग किया जाता है, योग के माध्यम से हम सब कुछ करने में आज सक्षम हैं, संभव हो सकता है उसके द्वारा। तो कहीं न कहीं यहाँ भी भूमिका आती है कि मेडिटेशन पावर आपका कितना अच्छा योग लगता है। कहते हैं ना कि योग कितना अच्छा आप कर पाते हैं, तो यहाँ पे मानसिक योग का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा हम सोचेंगे, यानी अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, तो निश्चित है कि उसके प्रति अगर कोई भी निगेटिव पॉइंट रह भी गया होगा तो वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। लेकिन वहाँ पर निगेटिव का परसेंटेज भी कहीं न कहीं ज़्यादा भी होता है। अगर आप निगेटिव, नकारात्मक सोच वाले हैं तो आपके साथ निगेटिव ही होगा, आप चाहे जितना उसका पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। तो ये बिल्कुल सही है। ये मतलब विचार से आपको एक लाभ लेना ही है कि कहीं न कहीं आपको मेडिटेशन पावर को पॉजिटिव वे में ही रखना है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक सब कुछ जान रहे हैं कि खतरा है, फिर भी ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल कहते हैं ना, तो सब अच्छा ही हो जाता है। वही है कि आपको थोड़ा-सा अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अच्छा नहीं होने वाला, फिर भी आपको अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है। लोगों के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे तो निश्चित है उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा सत्र आज का, और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। उससे पूर्व मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अब आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को कि वो आए और डॉक्टर मैम का संवाद करें, धन्यवाद करें। डॉक्टर भगवान दास जी आए, भी धन्यवाद करें, और साथ ही जो है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ करें। धन्यवाद सर। आज के सत्र के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऋषिकुल योगपीठ का जो नेशनल वेबिनार चल रहा है, उसका महासत्र जो कहा जाता है, वो महासत्र आपके नाम का होने जा रहा है, क्योंकि बैक टू बैक आप कंटिन्यू आते जा रहे हैं, और कल आपका लास्ट सेशन होगा। तो ये रिकॉर्ड जो है, एक रिकॉर्ड आपके नाम बन ही गया जाने में। इतना लंबा कोई स्पीकर न आए थे, और शायद लगता है आगे भी नहीं आएंगे। एक आप ही आए थे, फिर आ गए, इसके लिए धन्यवाद। अब भगवान सर के पास रखते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऋषिकुल योगपीठ के जरिए इतनी
योग्यता से भरी हुई बातें जनसेवा में विस्तृत की, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और इसी के साथ आज वेबिनार को यहीं विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करें, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का वेबिनार यही विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। धन्यवाद।